हेलो एंड वेलकम बैक टू सीए फाउंडेशन रैपिड रिवीजन सीरीज। और आज हम देखने जा रहे हैं अगला चैप्टर जो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से रहेगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट की वैल्यू कम होना। अगर कोई एक असेट की वैल्यू कम होते जाती है ड्यू टू इट्स यूजेज और पासिंग ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी कीमत में कम होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप एक कार खरीदते हो 10 लाख रुपए में, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रहती, उससे कम हो जाती है। 2 साल के बाद और कम हो जाएगी, तो हो सकता है 1 साल बाद उसकी कीमत 9 लाख रह जाए, 2 साल के बाद उसकी कीमत 8 लाख रह जाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम कम होती जाती है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या कारण होता है डेप्रिसिएशन होने का? तो उसके सबसे मेन कारण है नंबर 1, यूज, जिसके वजह से असेट वेयर एंड टेयर होता है। सेकेंड रीजन हो सकता है इसका इफ्लक्शन ऑफ टाइम, यानी अगर यूज नहीं भी हो रहा है एसेट, फिर भी उसकी कीमत कम होते जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एसेट यूज ही नहीं हो रहा और उसकी कीमत कम होते जा रही है? तो मान लो कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, स्पेशली आयरन का ऑब्जेक्ट, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें रस्ट लग सकता है और उससे उसकी कीमत कम हो सकती है। और क्या कारण हो सकता है किसी एसेट के कम होने का? तो एक और रीजन कॉमनली हो सकता है टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, जिसे हम ऑब्सोलिसेंस भी कहते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए या आपके मशीन का नया मॉडल आ जाए, तो पुराने मॉडल के रेट्स कम हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, और अकाउंट फॉर करने के मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, तो इससे हमें ऑपरेशंस का ट्रू रिजल्ट मिलेगा, यानी सच में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिखेगा। दूसरा, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम पूरे अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर बनाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि असली में इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। और एक रीजन क्या है? तो एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। हम चाह रहे हैं कि हम जब साल के एंड में या ओवर अ पीरियड ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ असेट, अगर हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो पैसे भी तो चाहिए। तो उस पैसों को कलेक्ट करने के लिए भी हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं फंड्स, और लास्ट में ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ सके, इसलिए हम डेप्रिसिएशन करते जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे करना है ये हम आगे देखने वाले हैं, बट इसके पहले ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन निकालना कैसे है। तो यहां पे 3 फैक्टर बोलता है वो, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। किसी भी डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, स्पेशली जब हम एसएलएम मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का। आइए इसमें हम और डिटेल समझते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में इसने बताया वेयर एंड टेयर, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी होते जा रही है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू और डिप्लीशन, ये मेन कारण है हमारे डेप्रिसिएशन के। फिर हमारा शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताएगा कि डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसी रूल के वजह से हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कैप वैल्यू अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ। आपके असेट का जो परचेस हुआ है वो आपने 1 साल के लिए नहीं किया है, आपने उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो उसका खर्चा भी आपने 1 साल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन गिनते टाइम हमें कैसे कैसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं डेप्रिसिएशन को कंपोनेंट वाइज रिकॉर्ड करना है। अगर मान लो आप किसी असेट के बाइफरकेशन कर सकते हो, तो बाइफरकेट करके कंपोनेंट वाइज रिकॉर्ड करो। लेकिन जब आप इनकम टैक्स में देखोगे तो वहां पे आपको ब्लॉक कंसेप्ट मिलेगा, और इनकम टैक्स के अंदर तो पूरा का पूरा असेट का एक साथ डेप्रिसिएशन लेना रहेगा। लेकिन आइए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, एक जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स as well as the Companies Act 2013, it requires depreciation to be charged on component basis, यानी एक एक आइटम पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा।
अगर आपने एक फर्नीचर पहले साल में खरीदा है और दूसरा फर्नीचर दूसरे साल में खरीदा है, तो हम इसके डेप्रिसिएशन को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे कॉम्पोनेंट वाइज। इन दोनों फर्नीचर को अलग अलग असेट माना जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। जब आप इंटर पढ़ोगे तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि वहां तो ब्लॉक कंसेप्ट है, वहां पे फर्नीचर पूरा एक ही कंसिडर किया जाएगा, जबकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमारे पास दोनों अलग अलग असेट कंसिडर होंगे। तो इससे हमें और एक बात ध्यान में आती है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग दो पर्सपेक्टिव से की जाती है। एक तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। और हमें ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हुए अकाउंट्स हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट करना है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाए वाले अकाउंट्स हमको सबमिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, इसीलिए आपको डेप्रिसिएशन भी अलग अलग तरीकों से गिनना पड़ेगा। जो हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में डेप्रिसिएशन दिया गया है, ये हमारे कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से है, और हर असेट का हमको अलग अलग डेप्रिसिएशन गिनना होता है। तो आइए चलते हैं हम इसमें आगे। क्या ऑब्जेक्टिव है ये हमने देखा। करेक्ट इनकम मेजरमेंट, ट्रू पोजीशन, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट और ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए हम डेप्रिसिएशन करने वाले हैं। फिर इसने बताया कि कॉस्ट ऑफ असेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ असेट में हम एक्विजिशन का कॉस्ट और उसके साथ साथ में इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि कौन से कॉस्ट को इंक्लूड करना है, तो हर वो कॉस्ट जो असेट को प्रेजेंट लोकेशन पे और वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए यूज होता है। प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी हमारे खर्चे होंगे, वो सभी हम इंक्लूड करेंगे उसकी कॉस्ट के अंदर। तो अगर मान लो कि आपने एक एसी खरीदा, गर्मी के दिन चल रहे, ठीक है, और एक एसी आपने खरीद लिया। अगर आप ये एसी खरीदते हो मान लो 29,000 रुपीज का, और आपने ये लाके यहां पे डब्बे में रख दिया, तो बताओ ये एसी चलेगा क्या? नहीं। इसे साथ साथ में क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंस्टॉलेशन करवाता हूं इस एसी का, और मान लो उसके 1,000 रुपीज चार्ज लगते हैं मुझे, तो बताओ हमको एसी कितने में पड़ा? 29,000 में या 30,000 में? हमारा टोटल हो जाएगा 30,000। तो हम कॉस्ट भी एसी की रिकॉर्ड करेंगे 30,000 पे, और फिर उसका डेप्रिसिएशन भी 30,000 पे लगने वाला है। तो अगर मान लो आप इस एसी को 10 ईयर्स तक यूज करने का प्लान कर रहे हो, तो इसकी यूजफुल लाइफ हो गई 10 ईयर्स। और मान लो कि 10 साल के बाद अगर ये एसी खराब भी हो जाए और इसको मैं स्क्रैप में भी सेल कर दूं, तो शायद मुझे इसके एक्सचेंज में कम से कम 3-4 हजार रुपए तो आ जाएंगे। तो मान लो मैं अज्यूम करता हूं इसके 3,000 रुपीज आ जाएंगे मुझे। तो मेरा 3 कंसेप्ट यहां पे कवर हो रहे हैं। एक तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, जिसमें हमने एडिशन कर दिया है हमारे इंस्टॉलेशन का। दूसरा हमारा यूजफुल लाइफ, यानी द पीरियड ओवर विच डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। आप कितने साल यूज करने वाले हो, हमने ले लिया वो 10 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो हम सोच रहे हैं कि एंड में हमको मिलेगी। कुछ असेट की वैल्यू ये नील भी हो सकती है बोल रहा है, और कुछ असेट की वैल्यू सब्सटैंशियल भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू भी ले चुके हैं। रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो इससे मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ये डेप्रिशिएबल अमाउंट एग्जैक्टली क्या है? तो जैसा हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा था, इट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जो हो जाएगा 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 10, जिसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 27,000 डिवाइडेड बाय 10। यानी हर साल इस एसी की कीमत 2,700 रुपए से कम होते जा रही है। यही है मेरा डेप्रिसिएशन। इंस्टीट्यूट ने और एक एग्जांपल लिया है, देखो।
सपोज एक मशीनरी है जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपए और 5 साल तक ये असेट यूज हो सकता है, एंड में इसकी रेसिडुअल वैल्यू रह जाएगी 10,000 रुपए। तो 1,10,000 माइनस 10,000, ये आ गया हमारा डेप्रिशिएबल वैल्यू 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 रुपए को जो है वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स डिवाइड करने वाले हैं। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स जो हो जाएगा 20,000 रुपीज पर ईयर, ये मेरा डेप्रिसिएशन माना जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। कॉस्ट में हमको क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, फटाफट देखते हैं हम। कॉस्ट में हमें परचेज प्राइस को इंक्लूड करना है एंड साथ साथ में रिफंडेबल जो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, यानी नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी को भी हमको इंक्लूड करना है। तो मान लो अगर आप बाहर देश से कोई मशीन्स परचेज करके लाते हो तो उस पर कई बार इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, कस्टम्स ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमको इंक्लूड करना है अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो। कुछ टैक्सेस रिफंडेबल भी होते हैं। तो मान लो अगर आप कोई असेट इंपोर्ट करते हो और आप उसे एक्सपोर्ट करने वाले हो तो हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस का रिफंड भी देती है, तो ऐसे वाले टैक्सेस हमें इंक्लूड नहीं करने। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड परचेस टैक्सेस है वो हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट को भी माइनस करना है। फिर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन, ये भी हमको इंक्लूड करना है। जैसे हमने देखा इंस्टॉलेशन का चार्जेस एंड इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम, रिस्टोरिंग द साइट। तो मान लो आपने एक बिल्डिंग खरीदी जो 2 फ्लोर की थी। अब इस जगह पे आप इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बनाना चाहते हो जो 5 फ्लोर का है। तो आपको जो खर्चा ये पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ रहा है इसे भी हम नई बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी उसने बताया एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच द असेट इज लोकेटेड। इसका कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट के अंदर असेट के। फिर हम देख रहे हैं और कौन से खर्चे हो सकते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो देखो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स फॉर डायरेक्टली एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये भी एक क्वेश्चन आईसीआई डालता है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी इंक्लूड होती है। और इसमें अगर टेस्टिंग करते टाइम मान लो आपने एक नई मशीन खरीदी आपने 10 लाख रुपए में, और इसकी टेस्टिंग करने के लिए एकदम स्टार्टिंग में आपको ऑयल वगैरह सब डालना पड़ा और टेस्टिंग करने के लिए आपको सपोज 10,000 रुपीज लग गए और फिर वो मशीन शुरू हुई, तो असेट 10 लाख का नहीं है, 10,10,000 का है, क्योंकि आपको टेस्टिंग करने के बाद ही वो असेट वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। अगर इस टेस्टिंग के दौरान कुछ सैंपल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट माइनस कर लेंगे। तो मान लो इस टेस्टिंग में अगर आपको 3,000 रुपीज का प्रोडक्ट भी मिल गया प्रोड्यूस होके मशीन से, तो अब मशीन की कॉस्ट 10 लाख प्लस 10,000 माइनस 3,000 यानी 10,07,000 हो जाएगी। इस तरीके से हम असेट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। हावेवर इसने बोला है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। कौन से कॉस्ट असेट का पार्ट नहीं है? तो उसमें आ जाएगा ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी यानी इनॉग्रेशन कॉस्ट, फिर न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कॉस्ट, और कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ये भी उसमें नहीं आएगा। और एडमिन और जनरल एक्सपेंसेस भी आप असेट में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस माने जाएंगे। इसके बेसिस पे मेनली 2 तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन करने के। एक तो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम बोलते हैं एसएलएम, दूसरा होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसे हम कॉमनली बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ये 2 मेन मेथड है। दोनों में फर्क क्या है? तो एसएलएम के अंदर हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन कट होता है, ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा ओवर द यूजफुल लाइफ। लेकिन डब्ल्यूडीवी के केस में हर साल परसेंटेज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कम कम होते जाएगा। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट, और यहाँ पे डब्ल्यूडीवी में फिक्स्ड परसेंटेज रहेगा। आगे चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर।
यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो है कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और हम एक परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो हर साल हमारा माइनस होते रहेगा डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। साथ ही साथ हम इसके एंट्रीज भी देख लेते हैं एक बार। तो एंट्री के अंदर हमारे पास सिंपल सी एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। रीजन है डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस और हम मान रहे हैं कि इतने वैल्यू का असेट हमारे बिजनेस से चला गया। आइदर यू कैन से दैट असेट गोज आउट और यू कैन फॉलो द मॉडर्न अप्रोच एंड यू कैन से असेट की वैल्यू कम हो रही है इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड एंड it assumes that there is no creation of provision for depreciation। अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन क्रिएट करने वाले हो तो उसके सेपरेट एंट्रीज होते हैं जो हम अलग से देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम सिंपल वाला ही एंट्री फोकस कर रहे हैं और उसके एंट्रीज को हम इलस्ट्रेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 1। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 14 लाख and spent 1 लाख रुपीज ऑन द इंस्टॉलेशन। तो हमारे पास जो असेट आया है वो एक्चुअली 14 प्लस 1 लाख टोटल आ गया 15 लाख रुपीज पे। तो हमारी एंट्री भी क्या होगी, मशीन कम्स इन, ठीक है, एंड हम फाउंडेशन में अज्यूम करने वाले हैं कि पेमेंट सारा बैंक से हो रहा है। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टोटल 15 लाख का एंट्री हो जाएगा डेबिट साइड पे। अब इसके ऊपर आगे उसने बताया कि फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ही हमारा एसएलएम मेथड यहाँ पे आ गया। तो एसएलएम के बेसिस पे आपको अकाउंट्स को क्लोज करना है 31 दिसंबर को। तो टोटल अमाउंट जो हम लेने जा रहे हैं वो है 15 लाख रुपीज पे 10%। लेकिन अब ये असेट खरीदा गया था 1 जुलाई को और ईयर एंड हो चुका है 31 दिसंबर को, यानी ये यूज हुआ है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 75,000 रुपीज। कैलकुलेटर्स अलाउड है। फाउंडेशन में कैलकुलेटर्स का हमें अच्छे से यूज करना है। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट आपका पेपर सॉल्व होगा। 75,000 का डेप्रिसिएशन है। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट यहां पे मशीनरी है इसलिए एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है बाय डेप्रिसिएशन 75,000। तो साल के एंड में जो 15 लाख की मशीन थी उसकी वैल्यू 75,000 से कम होके आ गई 14,25,000 पे। अगले साल भी ये ओपन होगा इसी वैल्यू पे 14,25,000। अगले साल का भी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 21 और 22 दोनों साल का हमें डेप्रिसिएशन बताना है। तो अगले साल तो ये असेट पूरा यूज होगा तो 15 लाख पे टोटल 10% पूरे साल का लग जाएगा विच इज 1,50,000। मतलब 14,25,000 में से अब 1.5 लाख माइनस होगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,75,000। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ था एंट्री हो रही थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन। तो जो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का 75,000 था ये डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। तो साल के एंड में इसमें रहे वाला सारा बैलेंस P&L अकाउंट में चला जाएगा। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से अगले साल में जो 1.5 लाख लग रहा है वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ईयर एंड पे। अब चलते हैं सेकेंड मेथड पे। जैसा मैंने बताया एसएलएम के अंदर तो हम सेम अमाउंट हर साल माइनस करते जाएंगे, लेकिन WDV के केस में यानी रिटर्न डाउन वैल्यू के केस में आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज हर साल माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल 10%। तो आप हर साल 10%, 10%, 10% कम करते जाओगे आपके रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। आइए इसी सेम क्वेश्चन को, जो हमारा जैन ब्रदर्स वाला क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन हम WDV मेथड से चेक करते हैं क्या आंसर लेके आता है। जैन ब्रदर्स ने एक्वायर किया था 14 लाख का असेट, उस पर स्पेंड हुए थे 1 लाख रुपए, मतलब टोटल असेट था 15 लाख का। अब इस बार आपको 10% पर एनम एवरी ईयर करना है
और इस बार हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि WDV मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से समझने के लिए। सबसे पहले तो जब मैं असेट खरीदूंगा, मशीन कम्स इन, बैंक इज द गिवर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ गया मेरे पास। 15 लाख का हमारे पास डेबिट होगा, 14 लाख मशीन के, 1 लाख रुपीज हमारे इंस्टॉलेशन के, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब आती है बात डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन हमें फर्स्ट ईयर में तो 10% लगाना है 15 लाख रुपीज पे। तो 15 लाख रुपीज पे हम लगाएंगे 10% डेप्रीसिएशन इंटू 10/100, लेकिन ये 6 मंथ्स का था इसलिए 6/12। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 75,000 विच इज सेम एज SLM। पहले साल का जो था वो तो सेम तो SLM आ गया। तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि कई बार SLM और WDV का फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन चेंज आएगा सेकेंड ईयर से। अब सेकेंड ईयर में जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाने वाले। जो हमारा फर्स्ट ईयर का बैलेंस है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, वो अगले साल ओपन हुई है और अगले साल इस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अगले साल हम 15 लाख की जगह 14,25,000 रुपीज पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, विच विल कम टू 1,42,500 रुपीज। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन के डेबिट पे टू मशीन, मशीन के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन। इस तरीके से SLM और WDV में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कई बार आपको 1 साल का देगा, कई बार 2 साल का, कई बार 3 साल का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें असेट खरीदने बेचने के साथ साथ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी इंक्लूड करेगा ICAI। तो हम रैपिड रिवीजन देख रहे हैं, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपको YouTube के ऊपर कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका पूरा फाउंडेशन का रिवीजन यहां पे हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। मेन तो हमारे दो है SLM और WDV मेथड, लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स है, जैसे कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फिर है हमारे पास मशीन आवर मेथड, फिर है हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड। इन मेथड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हमको फिर भी एक बार ये रीड करके जाना चाहिए, क्योंकि शायद इस पे क्वेश्चन आ जाए। बट हाईएस्ट चांस ये रहेगा कि आपको SLM WDV को फॉलो करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ PPE के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। तो मान लो मैंने एक असेट खरीदा है 10 लाख रुपीज में, और ये एसेट मैं लास्ट 3 ईयर से यूज कर रहा हूं। 10% मेरा SLM मेथड से डेप्रिसिएशन जाता है इस पे, और 10% डेप्रिसिएशन के बाद 3 साल के बाद इस असेट की वैल्यू हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख करते हुए 7 लाख तक आ गई है। अब अगर मैं इस असेट को 7,50,000 में सेल कर दूं तो मेरा 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये असेट 6,50,000 में चला जाए तो अब मुझे 50,000 का लॉस भी बुक करना पड़ेगा। यही क्वेश्चंस ICAI पूछता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसी पे। इलस्ट्रेशन 7 देखो। A firm purchased a machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on it. तो आप देखोगे 582 प्लस 18 6 लाख रुपए होते हैं। जनरली सारे क्वेश्चन राउंड फिगर में ही रहेंगे, ऐसे बहुत ही रेयर चांस है कि वो कुछ अलग क्वेश्चन बनाएंगे। ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। यानी यहाँ पे मेरे पास अब 2 मशीन आ चुकी है। एक तो है मेरे पास मशीन नंबर 1 जो मैंने 6 लाख रुपए में खरीदी है, ठीक है, और ये मशीन मैंने खरीदी है 1/1/20 को। तो इसका जो डेट है वो है 1/1/20। अब मैं एक और मशीन खरीद रहा हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं M2, उसका नामकरण कर देंगे हम M2। ये हम खरीद रहे 1 जुलाई
2020 को। तो ये 1 जनवरी को खरीदी हुई मशीन नहीं है, ये 1 जुलाई 2020 को मैं खरीद रहा हूँ 2 लाख रुपीज में। On 1st July 2021, the machine purchased on 1st January 2020, having become obsolete, was auctioned for 3,86,000। जो पहली मशीन थी 2020 वाली, जनवरी में खरीदी हुई, इस मशीन को वो सेल भी करने वाला है आगे चल के। ऑक्शन का मतलब है सेल हो जाएगी ये मशीन आगे चल के, ठीक है। एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वॉज परचेस्ड। तो ये तो अगले साल की बात है, 2021 की बात है ये। लेकिन 2021 आने के पहले मेरा ईयर एंड आ जाएगा यहाँ पे। अब ये असेट सेल करने के पहले मुझे डेप्रिसिएशन भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये असेट जो सेल हो रहा है ये तो 2021 में होगा, जुलाई के अंदर, लेकिन इसके पहले मेरा ईयर एंड हो जाएगा। तो आप केयरफुली रीड करो कि ईयर एंड कब हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, मतलब इस क्वेश्चन में वो ईयर एंड 31 दिसंबर का ले रहा है। तो अकॉर्डिंगली अब मैं डेप्रिसिएशन भी गिनूंगा इस पे 31 दिसंबर 2020 को। अब जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन 6 लाख पे 10% से, यहां दिया हुआ है 10%, 6 लाख पे 10% हो जाएगा 60,000 रुपीज। लेकिन जो M2 है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो आएगा वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए आएगा, क्योंकि ये परचेज जुलाई में हुआ है और जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 6 मंथ्स हो रहे हैं। तो 6 मंथ्स का 2 लाख पे 10% से डेप्रिसिएशन बनेगा 10,000 रुपीज। मतलब इस साल में टोटल डेप्रिसिएशन लगने वाला है 70,000 रुपीज का। अब इसे अगर मैं रिकॉर्ड करूं मशीनरी अकाउंट में, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे टोटल अमाउंट ले सकते हो आप 582 प्लस 18 यानी 6 लाख रुपीज से परचेज का। फिर जुलाई के अंदर हमारे पास 1 जुलाई को 2 लाख का परचेज था, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ईयर एंड के अंदर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, मशीन गोज आउट, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन 70,000 विच इज 60 प्लस 10। तो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख की मशीन थी, उसमें से 70,000 का डेप्रिसिएशन गया, 7,30,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है जो अगले साल ओपन हो जाएगा। अब अगले साल हमें फिर से डेप्रिसिएशन लेना होगा, उसके बाद ही हम ये असेट बेचेंगे। तो आप एक रूल याद रख लीजिए, जब भी आपको असेट बेचना है उसके पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पहले उसकी वैल्यू कम करनी होगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट से, बाद में आप डिसाइड करोगे कि बेचने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर ही इसे सेल करेंगे। जैसे इसने बताया कि 1 जुलाई को ये असेट सेल हो गया है, ऑक्शन हो चुका है, ऑक्शन हो गया है, तो इसे हम 1 जुलाई 2021 तक डेप्रिशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। 6 लाख में से 60,000 गए। अब ये असेट 1 जनवरी 2021 को 5,40,000 का है M1, और M2 है 2 लाख में से 10,000 जाने पे 1,90,000 का। ये जो डेप्रिसिएशन है ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लिया गया है, यानी हम इसे WDV मेथड में करेंगे, यानी हर साल अब 10% लगाते जाना है WDV पे। हमारा यही WDV है जो हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया है। तो अब 5,40,000 के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 1 जुलाई 2021 तक का। तो 5,40,000 इंटू 10% इंटू हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, क्योंकि जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक, फिर से 1 जुलाई तक 6 मंथ्स ही हो रहे। तो अब ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 27,000, 27,000 रुपए जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आज के दिन पे इस असेट की वैल्यू है 5,13,000। हम सिर्फ M1 बेच रहे हैं, तो इसके अंदर सेल वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितने में सेल हो रहा है ये? तो ये सेल हो रहा है 3,86,000 में, मतलब सेल वैल्यू है 3,86,000। असेट था 5,13,000 का, सेल हो रहा है 3,86,000 में, यानी आपको लॉस होने वाला है कितने का?
तो 5,13,000 माइनस 3,86,000 यानी 1,27,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा इसमें। एंट्री आएगी बैंक इज द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए 3,86,000, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट, ये आ गया 1,27,000 टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन तो कितने की चली गई, उसकी वैल्यू थी 5,13,000। अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये जो 1,27,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, इससे वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि एनीवेज ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ईयर एंड पे ये P&L में ही जाने वाला है। तो आप ऑब्जर्व करोगे उनकी एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी के क्रेडिट पे बाय बैंक और बाय P&L आ जाएगा डायरेक्टली। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखना डेप्रिसिएशन 27,000 का आया, एंट्री हुई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन। फिर बैंक में जो पैसे आए उसके लिए एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी के क्रेडिट पे बाय बैंक बाय P&L ले लिया डायरेक्टली उसने। ये शॉर्टकट इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है, ये आप भी यूज कर सकते हो। डायरेक्टली लॉस ऑन सेल ऑफ असेट के जगह आप P&L अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। अब आते हैं इसके अगले साल के एंट्रीज पे। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास एक और परचेस है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 4 लाख रुपीज ऑन द सेम डेट, यानी 1 जुलाई को ही खरीदा है उसने। तो मेरे पास ऑलरेडी M1 और M2 थे, अब इस नए मशीनरी का भी हम नामकरण कर देते हैं, इसे हम बोलेंगे M3। ठीक है, अब ये जो M3 है इसकी वैल्यू आज के डेट पे है 4 लाख रुपीज। इट इज परचेस्ड ऑन 1/7/2021। तो अब मैं ये एंट्री को इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 4 लाख रुपीज मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई को ये एंट्री आ गई। अब साल के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन लेना रहेगा। अब 2 मशीन्स है मेरे पास, ये तो सेल हो गई, अब बचा ये एक मशीन 190 की और ये एक मशीन थी 4 लाख की। इस 190 की मशीन पे 10% पूरे साल का लगेगा। तो 31 दिसंबर 2021 को हम डेप्रिसिएशन जो लेंगे, अभी फर्स्ट मशीन पे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सेकेंड मशीन पे 1,90,000 पे 10% पूरे साल का, यानी 19,000 रुपीज, और 4 लाख रुपीज पे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन 6 मंथ्स का, क्योंकि ये जुलाई में परचेस्ड मशीन है। तो इस पे हमें मिलेगा 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, यानी नया डेप्रिसिएशन लेना है 19 + 20 39,000 रुपीज का। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 39,000 रुपीज, यानी मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 39,000 रुपीज का। इस तरीके से एंट्री होगी और हमारे पास फाइनल बैलेंस निकाला जाएगा। तो मेरे पास जो असेट था वो इस साल की शुरुआत में 730 का था, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करके असेट को सेल भी कर दिया, उसमें लॉस भी हो गया मुझे। फिर मैंने नया मशीन भी खरीद लिया 4 लाख का, एंड एट द एंड मेरे पास अब M2 और M3 बचा है, जिसका फाइनल वैल्यू है 5,51,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। डेप्रिसिएशन एक बहुत आसान चैप्टर है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे डर रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से, उसका रीजन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है, पर ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाला इलस्ट्रेशन फॉलो करेंगे, इलस्ट्रेशन 8, जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंप्लीटली समझा देगा। बड़ा आसान है, हम अच्छे से समझते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो कि मैं एक नॉर्मल मेथड फॉलो करता हूं, तो नॉर्मल मेथड में तो क्या होगा कि आप डेप्रिसिएशन के लिए नॉर्मल एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहां पे क्या होता है, अगर मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज कर दूं तो यहां पे टू मशीनरी आ जाएगा, मतलब मशीनरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, यानी उसका बैलेंस कम दिखेगा। अगर एक 10 लाख की मशीनरी है और आप 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा दोगे,
तो अब मेरे बैलेंस शीट में क्या होगा, मेरे बैलेंस शीट के अंदर जो असेट साइड है वहां पे ये जो मशीन थी अब ये दिखेगी 10 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद 9 लाख पे। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस मशीन के अलावा मेरे पास कोई भी असेट नहीं है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब कैपिटल लेके आया था तब मेरे पास 10 लाख रुपीस थे, और अब ये 10 लाख में अब ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरे पास कैपिटल भी सिर्फ 9 लाख बचेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं, तो मतलब मेरा कैपिटल भी 9 लाख हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरी बैलेंस शीट दिख रही है कुछ ऐसी, 9 लाख 9 लाख, जबकि रियलिटी में ये पूरा पिक्चर नहीं बता रहा। पूरा पिक्चर ये था कि मैंने असेट तो 10 लाख का खरीदा था, उसमें 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है और वो अब 9 लाख पे दिख रहा है, यानी मशीन एक्चुअल में तो 10 लाख की थी। तो आपको दिखाना भी चाहिए ये चीज कि भाई मशीन थी 10 लाख की और इसमें 1 लाख का डेप्रिसिएशन रहा। अगले साल पे फिर से क्या होगा, अगले साल आप अगर नॉर्मल मेथड से करते जाओगे तो 9 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगा, डायरेक्ट मशीन दिखेगी 9 माइनस 1 8 लाख पे। अगर मान लो आप P&L अपना नॉर्मल तरीके से भी बना रहे हो, 9 माइनस 1 करके भी दिखा रहे हो, लेकिन इसमें यहां रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा ना कि ये ओरिजिनली तो मशीन कितने की थी, 10 लाख रुपीस की। अगर आपको ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना है तो एक नया मेथड यूज करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। यानी हर साल आप डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट के अंदर लिखते जाओगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, तो कुछ नहीं, जो आपने 10 लाख की मशीन खरीदी है उस पे आपको 10% ही चार्ज करना है, यानी कि 1 लाख। लेकिन अब आपको दिखाना क्या है कि अब मेरे पास जो बैलेंस शीट है उसमें मशीन तो थी मेरे पास, उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज, लेकिन इसमें से लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया है मेरे पास अब 1 लाख का। तो अब ये मशीन आ रही है मेरे पास 9 लाख रुपीज पे। ये मेरा असेट साइड, ये मेरी लाइबिलिटी साइड। अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर से 1 लाख रुपए जो है ये इसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएंगे। तो अगले साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख का दिखेगा और मेरा असेट फाइनली 8 लाख पे दिखेगा मेरे बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेटर पिक्चर प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर से अगले साल क्या होगा, तो फिर से अगले साल मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख का जमा हो जाएगा और अब ये जो असेट है ये 7 लाख पे रिफ्लेक्ट होगा। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट को भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे प्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा ट्रू एंड फेयर हो जाता है। बस, तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है ये कोई बहुत ही एडवांस टेक्निक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें सिंपल एक टेक्निक है जिसके थ्रू ओरिजिनल कॉस्ट भी हम दिखा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। इसके लिए पहले सिर्फ 2 एंट्रीज देख लेते हैं हम। आपके मॉड्यूल में अकाउंटिंग एंट्रीज, यहां पे फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिखा रहा है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से ही दिखा रहा है आपको। तो यहाँ करना क्या है, हमको एक नया अकाउंट ओपन करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एंट्री करते टाइम हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ये करने के जगह टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। हम करने वाले क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब असेट की वैल्यू कम करने की जगह मैं एक क्रेडिट साइड पे रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से, जो हमको असेट में से ही माइनस करके दिखाना है, पर उसमें हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा डेप्रिसिएशन। इसी कारण से इस अकाउंट का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, हम हर साल इसमें जमा करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन तो हर साल के एंड पे
P&L में ही जाने वाला है, लेकिन असेट की वैल्यू कम नहीं हो रही। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 8 शुरू होता है, ऑन 1st April 2019 शुभ्रा लिमिटेड purchased a machinery for 12 lakh rupees. On 1st October 2021, a part of the machine purchased in 2019 for 80,000 was sold for 45. यानी जो ओरिजिनल मशीन का पार्ट था 12 लाख में से 80,000 वाला पार्ट वो बिक चुका है 45 में। उसकी आज की वैल्यू क्या है हमको ढूंढना पड़ेगा। And a new machinery at the cost of 1,50,000 was purchased and installed on the same date. नई मशीन भी खरीद लिया उसने। ठीक है, The company has adopted the method of providing 10% depreciation on WDV, यानी 10% WDV हमको फॉलो करना है। ये यहाँ पे दिख रहा है। Show necessary accounts as on 31st March 20 to 2022, 3 साल के अकाउंट्स बताओ बोलता है वो। Assuming that A provision for depreciation is not maintained, यानी कि नॉर्मल मेथड से, ये वाला नॉर्मल मेथड नॉट मेंटेन, और B प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। दोनों भी केस में इसने बताने बोल दिया। तो ये एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्मल तरीके से। आइए इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक मशीन है जिसका मैं नाम रखता हूं M1। ये मशीन 12 लाख की है, बट इसके दो हिस्से हैं, M1A और M1B। M1A वो हिस्सा है जो हमने सेल कर दिया, सोल्ड, आगे जाके सेल होगा। M1B वो हिस्सा है जो हम नहीं बेच रहे, यानी ये अनसोल्ड वाला हिस्सा है। अब M1A को खरीदा गया था 1 अक्टूबर 2021 में। M1A को खरीदा गया था 1 अप्रैल 2019 में। तो हम यहां लिखते हैं 1 अप्रैल 2019। M1A जो बिक गया है ये खरीदा गया था 80,000 रुपए में, और जो नहीं बिका ये खरीदा गया था रिमेनिंग बैलेंस में, यानी 11,20,000 रुपए में। अब इसके बाद सबसे पहले 31 मार्च 2020 आया, यहां पे एसेट बिक गया है क्या चेक करते हैं, तो नहीं बिका है। ये कब बिक रहा है, अक्टूबर 2021 में। तो 31 मार्च 2020 को हमें इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। 10% से 80,000 पे भी 8,000 और 11,20,000 पे 1,12,000। टोटल डेप्रिसिएशन लगने वाला है 1,20,000 नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब इसकी WDV आ जाएगी 1 अप्रैल 2020 को 72,000 एंड 10,08,000। फिर से अगले साल 31 मार्च 2021 तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है इस पे, तो मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा 10% WDV से, यानी कि 7,200 रुपीज और 1,08,000 रुपीज, यानी टोटल मिला के 1,08,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस पे। मतलब 1/4/2021 में इस असेट की वैल्यू है 64,800 रुपीज और 9,07,200 रुपीज डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। ये है मेरी WDV एज ऑन 1/4/2021। ये मेरा WDV था, ये मेरा इसके पहले का WDV है, और ये दोनों डेप्रिसिएशन मेरे चार्ज हो चुके। अब ये असेट सेल होने वाला है, M1 जो A वाला पार्ट है वो सेल होने वाला है, तो हमें सेलिंग डेट के पहले इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सेलिंग की डेट है 1 अक्टूबर 2021, यानी 6 महीने बाद बिक गया ये। तो 64,800 पे मुझे 10% लगाना है, बट 6 मंथ्स का। तो ये आ जाएगा मेरे पास 64,800 इंटू 10/100 इंटू 6/12। सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 3,240 रुपीज। इतना डेप्रिसिएशन हमें इस पे चार्ज करना है, और हमारे पास
WDV मिल जाएगी 1/10/2021 की, विच कम्स टू 61,560 रुपीज। ये मेरी WDV है और इस असेट को मैं सेल कर रहा हूं। सेल कितने में कर रहा हूं? तो देखो ये चीज सेल होने वाली है 45,000 रुपीज में। तो मतलब असेट था 61,560 का और ये सेल हो गया है 45,000 रुपीज में। तो यहां पे भी मुझे लॉस हो रहा है। असेट 61,560 का सेल हो गया 45 में, यानी 16,560 रुपए का मुझे लॉस होने वाला है। यहां पे एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, P&L अकाउंट डेबिट, जैसा हमने बताया हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, 16,560 रुपीज एंड मशीन गोज आउट, इसलिए टू मशीन अकाउंट आ जाएगा ये 61,560। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ रही है। ये एंट्री लॉस बुक करने की एंट्री है ऑन सेल ऑफ असेट। अगर मैं इसको आपको वापस से आंसर के फॉर्म में दिखाऊं तो देखो क्या होगा। सबसे पहले साल में 120 का डेप्रिसिएशन आ रहा है मेरे पास, चेक कर लेते उतना ही आ रहा है क्या ICI के पास। तो यस, पहले साल में परचेस हुआ 12 लाख का, डेप्रिसिएशन आ गया 120 का, असेट था 10,80,000 रुपए पे। फिर अगले साल हमने डेप्रिसिएशन निकाला 1,08,000 का, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन आ गया 1,08,000 रुपए। तो अब असेट की वैल्यू बची 9,72,000। फिर नया साल शुरू हुआ 972 का, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है। अब इसमें से जो M1A वाला पार्ट था ये सोल्ड हो चुका है, यानी हमारे पास एंट्री होने वाली है सबसे पहले तो ये डेप्रिसिएशन की 3,240। तो मैं 3,240 का डेप्रिसिएशन लगा लूंगा। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पहले डेप्रिसिएशन लेना है, इंस्टीट्यूट भले ही नीचे लिख रहा है, हम लोग ऊपर लिखेंगे उसको। फिर अब ये असेट बचा मेरे पास 61,560 का, पर मुझे इसे बेचने पे सिर्फ 45,000 रुपीज मिले। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन के क्रेडिट पे आ गया बाय बैंक बाय P&L 45,000 और 16,560 जो मेरा लॉस है ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, अब इसी दिन पे और एक मशीन का परचेस कर रहा है वो, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आइए इसे देखते हैं। वो बोलते हैं अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1,58,000। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां देखो मशीन के डेबिट पे टू बैंक अकाउंट आ गया है 1,58,000। अब मेरे पास इस सीक्वेंस में एक नया एडिशन हो गया है, तो मैं इसे M2 नाम देता हूं, नया नामकरण दे देंगे हम M2। मैं इसके नीचे कंटिन्यू करता हूं। मेरे पास अभी M2 जो है ये आएगा 1,58,000 रुपीज पे और ये डेट है 1 अक्टूबर 2021। अब मेरे पास दो असेट है, एक तो M1A जो बिक गया तो वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। मेरे पास दो असेट कौन से, M1B और M2। M1B की कीमत साल की शुरुआत में 9,07,200 रुपए थी और ये साल भर यूज हुआ। देखो 1/4/2021 से लेके अब साल के एंड तक ये यूज होगा। तो मतलब इस पे टोटल पूरा 9,07,200 पे 10% का प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगाने वाला हूं मैं, विच विल कम टू 90,720 रुपीज। और ये जो मेरे पास 1,58,000 का नया असेट आया है ये सिर्फ 6 मंथ्स यूज हो रहा है। तो इस पे 1,58,000 पे मैं सिर्फ 10% लगाऊंगा, पर ये लगेगा सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स है, 1 अक्टूबर से। तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलने वाला है इसके ऊपर सिर्फ 7,900 रुपीज का, यानी टोटल डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा 90,720 प्लस 7,900 ऑन ईयर एंड। तो यहाँ देख लेते हैं वही डेप्रिसिएशन हम ले रहे हैं क्या। तो देखो 19,720 प्लस 7,900 विच कम्स टू रुपीज 98,620। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब मशीनरी के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन। आई होप ये एंट्री आपको क्लियरली समझ में आ रही है। ये लेने के बाद बस लास्ट चीज जो हमारे पास बचती है कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा, तो इट कम्स टू रुपीज
966,580 जो आप डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके निकाल सकते हो। इस तरीके से हम नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला पोर्शन हार्ड नहीं था, इसके आगे वाला पोर्शन बच्चों को हार्ड लगता है, जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला मेथड। तो ये क्वेश्चन फिर से पूछता है बी पॉइंट पे कि अगर ये आप पूरा प्रोसेस करोगे बट इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करोगे तो आप इस अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको इतना ही चेंज करना है कि डेप्रिसिएशन करते टाइम असेट के क्रेडिट पे नहीं लेना है, आपको ये सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो आइए शुरुआत से चालू करते हैं। 12 लाख का मैंने असेट परचेज किया था M1, मैं कलर चेंज करके अब इसे रेड पे करता हूं तो आपको ये आसानी से समझेगा। 12 लाख में मैंने असेट परचेज किया तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख रुपीस, ठीक है। अब इस साल के एंड पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से 1,20,000, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के डेबिट पे टू प्रोविजन, प्रोविजन के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा 1,20,000। इतना ही डिफरेंस है, हम असेट के क्रेडिट पे लेने की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट पे ले रहे हैं। असेट साल के एंड पे 12 लाख पे ही दिखेगा। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में भी हमने 12 लाख का ओपनिंग बैलेंस लिया और इस साल में टोटल डेप्रिसिएशन लगने वाला है 1,08,000 रुपए। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो पिछले साल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया था इसका, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया था इसका, और ये 1,20,000 आ गया था। अब हम फिर से एंट्री कर रहे हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, मतलब प्रोविजन के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,08,000। असेट में से कम नहीं हुआ, असेट अभी भी दिख रहा है 12 लाख रुपए पे ही जो पहले साल में दिख रहा था। दिस प्रेजेंटेशन विल रिजल्ट इन ट्रू एंड फेयर व्यू। आपका असेट आपके ओरिजिनल कॉस्ट को भी रिफ्लेक्ट करेगा और अभी तक जमा हुए वाले डेप्रिसिएशन को भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आगे क्या होगा इसमें, तो अगले साल में हमने जो सेल किया है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो हमने 12 लाख में से 80,000 का M1A सेल किया था, जिसकी आज की कीमत तो कम हो चुकी थी, 1418 को 64,800 थी, उस असेट को हम एक सेपरेट मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी एंट्री होगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एक्चुअली मशीनरी का ही अकाउंट है, सिर्फ मैं नाम सेपरेट कर रहा हूं ताकि मैं प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मशीनरी के डिस्पोजल पे, वो चेक करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दूंगा। एंट्री होगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहां पे डिस्पोजल गलत प्रिंट हुआ है, टू मशीनरी अकाउंट 80,000 रुपीज। मैंने ये 80,000 की मशीनरी वहां से यहां ट्रांसफर कर दी। अब मेरे पास वहां पे 11,20,000 की है, ठीक है। जो मशीन है मेरे पास अब 11,20,000 की है। ये 12 लाख में से अब ये 80,000 कम हो चुके हैं और ये 80,000 एक सेपरेट अकाउंट में दिख रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है डिस्पोजल अकाउंट। ये सिर्फ नामकरण किया गया है प्रेजेंटेशन आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। अब आपको करना क्या है कि ये जो मेरे पास 80,000 की मशीन थी इस पे ये 3,240 का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फिर से एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,240 रुपए। अब आपको करना क्या है कि आज तक लगा हुआ जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था उसकी टोटल करनी है, यानी आज तक इस असेट पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा। देखो ये 8,000 रुपए, ये 7,200 रुपए और ये 3,240 रुपए। इनको सबको टोटल करने पे मुझे मिल रहा है 18,440 रुपीज। तो ये 18,440 को मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से ट्रांसफर कर दूंगा मशीनरी डिस्पोजल के लिए। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, मतलब मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपके 18,440 रुपए 80,000 में से आज तक माइनस हो चुके। तो आप चेक कर लो 80,000 में से
18,440 रुपए माइनस करने पे आपके पास बैलेंस बचता है 61,560, इतने का ही असेट है और इसको आपने बेच दिया है अब 45,000 में। तो फिर से एंट्री क्या हो रही है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बस इतना ही चेंज करना है आपको, क्योंकि ये अकाउंट अब नया अकाउंट बनाया हमने खास प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन के लिए। तो डेबिट करना है बैंक और P&L को, क्रेडिट करना है मशीनरी डिस्पोजल को। बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, यानी मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट पे आएगा बाय बैंक एंड बाय P&L। इतना ही डिफरेंस है, आपको मशीनरी अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन करने की जगह मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सारा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और यहां पे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये असेट अब बिक चुका। अब रही बात मेरे पास कि मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीन कितनी बची, तो मैंने एक ही असेट और परचेज किया है, वो है 1/10/2021 को खरीदा हुआ 1,58,000 का असेट, जो आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के पास 158। अब जो हमने देखा था मेरे पास पहले से था 11-20 का असेट और ये 158 आ गया, तो अब मेरे पास लास्ट में बच गए 12,78,000 के असेट। और इसके कंपैरिजन में मेरे पास अब ये जो बैलेंसिंग 90,720 और 7,900 का डिप्रिसिएशन देना पड़ा है, विच कम्स टू 98,620, ये मैंने दे दिया। तो अब टोटल मेरे पास प्रोविजन बचा है 3,11,420 का प्रोविजन अकाउंट में। तो ये सब करने से हुआ क्या, हुआ सिर्फ इतना कि अब आप मशीन दिखा रहे हो 12,78,000 रुपीस पे और आप दिखा रहे हो कि मेरे पास आज तक प्रोविजन जमा है इसके ऊपर 3,11,420 रुपीस का। तो मेरे पास आज जो असेट है वो दिख रहा है 9,66,580 रुपीस पे। ठीक है, यही तो आप पिछले क्वेश्चन में भी बता रहे थे 9,66,580, बस इसने प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज कर दिया। इस बार इसने ऐसा प्रेजेंट किया है कि मेरा खरीदे वाली वैल्यू तो थी 12,78,000 की और मैंने आज तक इस पे 3,11,420 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया है और आज के दिन पे ये 9,66,580 पे दिख रहा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ है और आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करोगे। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको आगे के ये जो इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11 और इलस्ट्रेशन 12 जो है ये अच्छे से करके जाना है। आने वाले लेक्चर में हम अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट भी कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। इसी तरीके से हम लोग आपका पूरा सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, जितने हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आप इस बार बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे। सो वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।